हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे 2024 के लिए। राधा कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन बी करते हैं। वहां से आपको 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। The diagram below shows a fish in the tank and its image seen in the surface of water. ठीक है? Name the phenomena responsible for the formation of this image. तो क्या हो रहा है? आप ऊपर से पानी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसका इमेज को देख रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जाहिर सी बात है। और हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। देखो, ये आपका टैंक है, सपोज आपका ये है फिश। ठीक है, आई नो मेरा डायग्राम बहुत खराब है। यहां से 2 रे ऑफ लाइट आएगा और क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है, ये वाटर है, ये एयर है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आई आपका यहां पे है कि नहीं? तो क्या होगा, जब इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे हमें कहीं पे इस फिश का इमेज दिखाई देगा। ऊपर थोड़ा सा रेज्ड अप शिफ्ट हो जाता है। वही सरफेस किया, इस डायग्राम देखो, लगभग सरफेस के पास आपको दिख रहा है इमेज। क्या बोला था? डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड दिस इमेज सीन इन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे फेनोमेना कौन सा है? फेनोमेना है मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे शिफ्ट हुआ है। याद है हम लोगों ने रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ पढ़ा था? ठीक है, वहां पे शिफ्ट पढ़ा था। तो ये तो सीधा रिफ्रैक्शन लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा ए। नंबर बी देखते हैं। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। बना लेते हैं। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है हम लोग को 42 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, नंबर बी। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 होगा। इट्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये सुनो, 90, 45, 45 तीनों मिलकर 180। अब एक रे ऑफ लाइट यहां पे है परपेंडिकुलर। अगर किसी सरफेस ऑफ सेपरेशन में परपेंडिकुलर रहेगा तो वो अनडिवाइडेड पास होता है, वो सीधा इस तरह से निकल जाएगा। यहां पे कोई डिविएशन नहीं होगा। 90 डिग्री है वहां पे। यहां पे एक नॉर्मल बना लो, ध्यान से देखिएगा। अब ये भी 90 होगा, ये 90, ये 45, तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा। ये सुनो, ये नॉर्मल है, यानी ये पूरा 90 था, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 45 होगा। मतलब इस रे ऑफ लाइट के लिए, इस रे ऑफ लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। और क्रिटिकल एंगल हमारा कितना है? 42 डिग्री। मतलब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस केस में होगा। Am I clear or not? तो लाइट क्या होगा? यहां से रिफ्लेक्ट होगा इस तरह। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, समझिए बात को। ये पूरा 90 था, ये पूरा एंगल 90 था, क्योंकि ये नॉर्मल है आपका, तो ये भी 45 होगा। अभी वाला ट्राइंगल देख रहे हो, 45, 45, तो ये 90 होगा। अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, अभी नॉर्मल इसके सरफेस ऑफ सेपरेशन पे पड़ रहा है, तो ये अनडिवाइडेड पास होगा, ये अनडिवाइडेड पास हो जाएगा। मतलब ये होगा पाथ ऑफ द लाइट रे फॉलोड टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। ये डायग्राम होगा। Am I clear? क्रिटिकल एंगल दिया हुआ था 42 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री था, जो 42 से ज्यादा है। तो इस फेस पे क्या होगा?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? चल, ये था नंबर बी, 1 का ए बी। रोमन 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 at a certain temperature. When the temperature of water is increased by 40 degrees centigrade, the refractive index changes to x. Refractive index चेंज हो गया, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया है, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सा लॉजिक है। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन टेम्परेचर क्या था कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो घट जाता है। वो क्या होता है? घट जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा और नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, तो x will surely be less than 1.33. State whether x is less than 1.33 or greater than 1.33. It has to be less because टेम्परेचर बढ़ा रहा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। सिंपल, आपको बस रिलेशन याद रखना था इस केस में। 2 का पार्ट बी क्या है? स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो बुक में दिया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितना नंबर का होगा ये? 2 नंबर का होगा शायद, ठीक है। 3 नंबर का है तो ये 1 नंबर का होगा और ये 2 नंबर का होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में द एंटायर रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, बट नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है कि नहीं? तो 3 डिफरेंस दिया हुआ, 3-4 डिफरेंस दिया हुआ बुक में, आप 2 डिफरेंस वहां से लिख देना। चलिए पार्ट 3 देख लेते हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। दिस वाज रोमन 1, रोमन 2, अब रोमन 3 देख लेते हैं यहीं पे। ओके, ग्लास स्लैब वाला है। देखो ये डायग्राम मैं बना देता हूं यहां पे, ऐसा कुछ डायग्राम हमारा बना हुआ है। ये है पॉइंट O, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री, डेंसर रेयर टू डेंसर, तो टूवर्ड्स द मीडियम यहां पे, फिर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे, इसको अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो ऐसा देखा जाएगा कि ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, या तो ये और आपका इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होता है? पैरेलल होता है। क्या होता है? एकदम पैरेलल होता है, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको। ये y जो है थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक है और ये शिफ्ट हुआ है। जो ऑब्जेक्ट वहां था उसका इमेज आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। जो शिफ्ट है वो x है, बोल दिया यहां पे। द अबव डायग्राम शोज दैट एन ऑब्जर्वर सीज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O एट I। ये ऑब्जेक्ट एट O था, आपने I देखा, मतलब शिफ्ट हुआ, नीचे आ गया इमेज, ठीक है। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ याद है। नेम एंड डिफाइन द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द इमेज एट डिफरेंट पोजिशन। तो फेनोमेना तो फिर से वही होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी के कारण तो ये शिफ्ट हमें देखने मिलता है। फेनोमेना क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफाइन करना तो डिफाइन कर देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए और क्या बोला है? नंबर बी क्या बोला है? दिस इज ए, दिस इज बी। स्टेट द इफेक्ट ऑफ एक्स, यानी शिफ्ट। ये शिफ्ट है आपका, ये क्या है? शिफ्ट है। कितना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जितना शिफ्ट हुआ, कितना वो नीचे आया है इस केस में। स्टेट द इफेक्ट ऑन एक्स, शिफ्ट पे क्या इफेक्ट होगा? अगर आप वाई इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप थिकनेस इंक्रीज कर रहे हो, थिकनेस इंक्रीज कर रहे हो, तो शिफ्ट पे क्या असर पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आप थिकनेस इंक्रीज करते हो, आप थिकनेस इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो शिफ्ट आपका, शिफ्ट जो कि इस केस में एक्स है, वो भी इंक्रीज होगा। खत्म, ठीक है, रिलेशनशिप है। ओके, शिफ्ट क्या था आपको याद है? शिफ्ट
रियल डेप्थ 1 - 1 by म्यू ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू है कि नहीं? ये था शिफ्ट, याद करो। चलिए, तो शिफ्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन थिकनेस, याद रखिएगा। उसके बाद बोला क्या है, उसी का पार्ट बोला है 1 और 2। वाई डिक्रीजेस, अरे भैया मतलब थिकनेस आप डिक्रीज कर रहे हो तो शिफ्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको, सही है। सो व्हेन y इंक्रीजेस शिफ्ट इंक्रीजेस, x इंक्रीजेस लिखना पड़ेगा। When y increases, x increases. When y decreases, x decreases. बस ये आपको याद रखना है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसे मैं रब कर देता हूं। बस रिलेशनशिप याद रखना था थिकनेस और शिफ्ट का। Am I clear? चल, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 Roman 1, an object is placed at a distance of 24 centimeter in front of the convex lens। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ 8, एफ क्या है भाई, एफ है 8, ये पॉजिटिव होगा बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। देखो पहले नेचर को समझो, ये आपका लेंस है, इसका फोकल लेंथ है कितना, 8 है ना, यहां से यहां दूरी क्या है, 8 है। तो ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड, अरे ये एफ है, ये 2f है, ये भी 8 होगा, यहां से यहां 16 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड 2f लिखा है, रखा है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो मेरा इमेज कैसा होगा भाई, इमेज मेरा होगा रियल होगा, उस साइड बनेगा, इन्वर्टेड तो होगा ही होगा और थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू माई ऑब्जेक्ट। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस v मांगना है। हमारे पास रिलेशनशिप है 1/f इज 1/v - 1/u, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/8 equals to 1/v minus 1/-24. Why? Because u is negative. So 1/8 equals to 1/v plus 1/24. 1/8 minus 1/24 equals to 1/v. 24 is the LCM, 3 times 1 time. Am I correct or not? So 2/24 मतलब 1/12 हो जाएगा। 2/24 1/12 equals to 1/v, मतलब v है आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द ऑपोजिट साइड। इस साइड में बनेगा, v क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑन दिस साइड बनेगा, राइट साइड में बनेगा, ठीक है। चल, बड़ा इजी था ये ना, ओके। सिंपल रिलेशन था, सिंपल सम्स दिया है, सिंपल न्यूमेरिकल दिया है, कुछ टफ पूछा नहीं है हमें यहां पे। नंबर रोमन 2 देख लेते हैं। When sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors, forming a rainbow. सही बात है। A similar phenomena is observed when white light passes through a prism. सही बात है। White light जब prism से पास होगा, तो क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं। 7 कलर्स में टूट जाता है विद जी और में। सबसे नीचे वायलेट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है। विच कलर विल शो द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अरे यही क्वेश्चन था हमारा। एंड विच कलर विल शो द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट फॉर अ मीडियम इज मोर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड लाइट फॉर द मीडियम। इसी कारण क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द वायलेट लाइट इज मोर एज कंपेयर टू द रेड, मतलब वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। विच कलर विल शो मैक्सिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, वायलेट, एंड विच कलर विल शो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज रेड। वायलेट, रेड, ये मैक्सिमम शो करेगा और ये मिनिमम शो करेगा। क्लियर है। अच्छा, इफ इंस्टेड ऑफ सनलाइट
a green colored light is passed through the glass prism, what will be the color of the emergent ray? मतलब अगर व्हाइट लाइट तो 7 कलर्स का बना रहता है, देखो प्रिज्म कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, प्रिज्म कलर को स्प्लिट कर रहा है। तो अगर ग्रीन कलर से पास करेंगे हम लोग तो बाहर भी ग्रीन ही कलर तो निकलेगा भाई, बाहर थोड़ी कोई दूसरा कलर निकलेगा। प्रिज्म नया कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो व्हाइट कलर को स्प्लिट कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए नंबर रोमन 3 पार्ट ए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू ग्रीन इज पास्ड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द डायग्राम बिलो। स्टेट वेदर द रे पासेस थ्रू द सिंगल पॉइंट और थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, बोला क्या है कि आपने जो लाइट है ये 3 कलर का मिक्स है, रेड ब्लू ग्रीन। तो आफ्टर, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है बोल दिया ना, पास टू कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो नीचे बेंड करेगा टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, तो क्या ये स्टेट वेदर द रे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये रे एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि ये रेड ब्लू ग्रीन है और इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, अलग होता है फॉर अ मीडियम। ठीक है, एयर में तो कोई बात नहीं है, लेकिन मीडियम में, ग्लास में, ये लेंस में जब ट्रैवल करेगा तो उनका जो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दूसरा हो, वो अलग होगा। ठीक है, इट वोंट बी सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है तो एक जगह तो मिलेगा नहीं वो लोग। विभजी और याद रखो, सबसे ज्यादा डिवेट करेगा कौन, सबसे ज्यादा नीचे कौन जाएगा, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो यहां सबसे पहले ब्लू आके मिल जाएगा, ब्लू का फोकस होगा ये, फिर ग्रीन यहां पे मिलेगा और सबसे कम डिवेट होगा रेड। मतलब तीनों एक जगह नहीं मिलेंगे, तीनों अलग अलग जगह मिलेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है इन तीनों का फॉर ग्लास। ठीक है, स्टेट वेदर द रे passes through a single point. No, they don't pass through a single point or through different point. They pass through different point on the principal axis after refraction. क्लियर है। नंबर बी देख लेते हैं। नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो क्वार्ट्ज प्रिज्म है, बुक में दिया हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा, यूवी रेडिएशन होगा, चेक कर लो बुक में। ठीक है, स्टेट 1 यूज ऑफ दीज रेडिएशन फॉर स्टेरिलाइजिंग एयर एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, ये हमारा काम आता है, दिया हुआ यूजेस आप पढ़ लेना। ठीक है, सी नेम 1 रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशन। तो आप अगर वो टेबल लर्न किए होगे उसमें दिया हुआ, सजाया हुआ है पूरा, रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। तो देखना जो आपका अल्ट्रावायलेट है उसके नीचे विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, तो कोई भी लिख दो आपको नंबर मिल जाएंगे। इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, लिख देते हैं, इसका ज्यादा होगा इंफ्रारेड रेडिएशन, इसका लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होगा। Am I clear? चलो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 देखते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, जाहिर सी बात है वैसा डायग्राम मैं नहीं बना पाया हूं, बॉयज बट स्टिल समझ में आ रहा होगा आपको, डायग्राम देख सकते हैं। सुमित एंड सचिन वेंट फॉर अ ट्रैक एंड ड्यूरिंग द जर्नी दे विजिटेड अ कॉटेज। दे सस्पेंडेड द बैग टू 2 ropes hanging from P and Q on a wheel capable of rotating at O। समझ गए, ये व्हील है जो कि O से रोटेट कर सकता है। P से एक रस्सी था और Q से एक रस्सी था, तो सचिन ने P वाले पे रस्सी पे बैग बांध दिया और सुमित ने Q वाले रस्सी पे बैग बांध दिया। सुमित सस्पेंडेड his bag to the rope Q and Sachin suspended his bag from the rope P. The wheel remained in equilibrium। व्हील घूम रही है, इसे घूमना चाहिए था यहाँ से, अगर अनबैलेंस होता तो, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि ये घूम नहीं रहा है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस केस में सेम होना चाहिए। स्टेट विद द रीजन हु इज कैरिंग अ हेवियर बैग। चलो
मान लेते हैं कि ये W1 है, इसका वेट इस बैग का जो कि नीचे एक्ट करेगा, और इस बैग का W2 वेट है जो कि नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके कारण, सचिन वाले बैग के कारण जो मोमेंट बनेगा, जो मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट है अबाउट O, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं D2 है, और ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू दिस बैग, जहां से हम लोग ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये D1 मान लेते हैं। तो मोमेंट पहले क्लॉकवाइज का क्या होगा, W2 इंटू D2, और मोमेंट ड्यू टू सुमित्स बैग, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, वो क्या होगा, W1 इंटू D1। अब ये दोनों इक्वल होगा तभी तो बैलेंस है, तो मैं कह सकता हूं W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। तो W1 बाई W2 क्या होगा, D2 बाई D1 होगा, D2 बाई D1 होगा। D2 जाहिर सी बात है, डायग्राम देखो, D2 इज ग्रेटर देन D1, D2 इज ग्रेटर देन D1, मतलब ये जो है फ्रैक्शन ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो W1 जाहिर सी बात है W2 से बड़ा होगा, मतलब सुमित का बैग जो है वो भारी है। सुमित इज कैरिंग अ हेवियर बैग, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चल उसके बाद क्या बोला है, ये ओपी डिस्टेंस को मैंने D2 माना है। ठीक है, अच्छा यहां पे R है दिया हुआ है, डायग्राम देख लो, यहां पे R दिया हुआ है, और ये OR डिस्टेंस को मैंने D1 माना है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट राइट अ मैथमेटिकल रिलेशन दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन W, सचिन बैग, इसके W मांगा है। सेकेंड पार्ट, ठीक है, गिवन द वेट ऑफ सुमित बैग इज 18, सुमित के बैग का 18 है, तो 18 इंटू D1 दैट इज OR विल बी इक्वल टू, इसके सचिन के बैग का W बोला है, W इंटू OP, यही होगा ना। तो 18 इंटू OR बाई OP विल बी W, ऐसे ही करके हम W निकाल सकते हैं, द वेट ऑफ सचिन बैग इफ द वेट ऑफ स्विस बैग इज गिवन एज 18 kgf। ठीक है, यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। OR और OP को वैसे ही रखो बिकॉज वो हमें दिया हुआ नहीं है। क्लियर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, मोमेंट पे बेस था हमारा। चलिए नंबर 2 देखते हैं। डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, कॉपी and complete the label diagram showing the correct connection of the tackle, the direction of force involved to obtain maximum VR with a convenient direction. Maximum VR with a convenient direction. तो क्योंकि नीचे में कम है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से आपका थ्रेड स्टार्ट होगा, यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, ये एफर्ट। ठीक है, ये हमारा लोड है यहां पे। डायग्राम क्लियर है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुलिस सिस्टम इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। भैया एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%, मैकेनिकल एडवांटेज बोला है निकालने। वेलोसिटी रेशियो 3 होगा, नंबर ऑफ पुलिस 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम VR बोल दिया है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, याद है ये रिलेशन। एफिशिएंसी हमारा 80% था तो 80/100 कर देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये तो ये हो जाएगा आपका 3 मतलब 2.4। क्या होगा ये 2.4 होगा। डन, वेरी इजी। Am I clear or not? चलिए इसी का एक थर्ड पार्ट है, पार्ट 3, वो देख लेते हैं। चलिए पार्ट 3 देख लेते हैं। द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम. It is displaced from the mean position A to the extreme position B.
द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज 0, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है हमारा. एट द पोजिशन बी द पेंडुलम बॉब इज रेज्ड बाय 5 मीटर. ठीक है. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजिशन बी? तो यहां पे ड्यू टू द हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? mgh होगा. मतलब 200/1000 kg में कर लो, ग्राम को kg में कर लो. g को मैं 10 ले लेता हूं, हाइट को 5 ले लेता हूं. g का वैल्यू 10 दिया हुआ यहां पे. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई. 1 2 3 1 2 3 10 जूल. यस और नो? चलो सही है. व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी? अब देखो बी पे जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, एक्सट्रीम है ना, वहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 होता है. बॉडी यहां पे रेस्ट में आ जाता है. मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होता है. मतलब टोटल एनर्जी क्या होगा भैया? mgh, यानी कि 10 जूल ही तो होगा. तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है. तो सी पे टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी वही होगा भैया, 10 जूल ही होगा. समझ रहे बात को? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी? अब यहां से छोड़ेंगे तो ये तो ऐसे जाएगा, तो यहां पे एक वेलोसिटी होगा. वो वेलोसिटी क्या होगा? अब यहां पे भी टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv². टोटल एनर्जी मेरा सेम रहेगा 10, पोटेंशियल एनर्जी मेरा 0 है, प्लस हाफ m क्या है? 200/1000 v². 1 टाइम 5 टाइम, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू v²/10. चेक कर लो. तो v² इक्वल्स टू 100, मतलब v क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब एट ए जो उसका वेलोसिटी होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 6 ना, या 6 का पार्ट 3. चलो इस वीडियो में यही तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.